फिर 120। तो 0 से 360 के बीच में जितनी बार अपन अणु को घुमाते हैं वही उसमें अक्ष या एक्सिस होता है। इसको 3 बार घुमाया तो अपन को पूछे कि BF3 में कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो उसका नाम होता है C3। C2 होता है, C3 होता है, C4, C5 सबके एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन यहां हमने अणु को 3 बार घुमाया, इसका मतलब है कि इसमें किस प्रकार का अक्ष है, C3। चलो अब अपन अगला एग्जाम्पल लेते हैं, वो ले लेते हैं किसी 3D का। अमोनिया ले लें, चलो ठीक है अमोनिया ही ले लेते हैं। घुमाने से पहले अणु की ज्यामिति भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ज्यामिति पता ही नहीं होगी तो घुमाएंगे किसको। तो NH3 नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होता है, 3 नाइट्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। तो बताओ इसका संकरण क्या होगा। संकरण 3 + 1 से टोटलिंग जो 4 होगी उस पर आएगा sp3। ये sp3 चतुष्फलकीय वाला नहीं है, बल्कि ये sp3 है पिरामिडीय ज्यामिति वाला। और वो पिरामिडीय ज्यामिति इस प्रकार की है, NH3 ऊपर क्या लगा है, लोन पेयर। मैं इन 3 हाइड्रोजन को नाम देता हूं HA, HB और HC। 3D चित्र है, इसको जस्ट इमेजिन करना है कि एक नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन के ऊपर क्या लगा है, लोन पेयर। और नीचे 3 ऐसे डंडियां बना रखी हैं, पानी की मटकी जहां पर अपन रखते हैं। तो जो स्टैंड बना होता है 3 पोल वाला, उस स्टैंड की तुलना कर लो इन 3 हाइड्रोजन से। तो बताओ कि पानी की मटकी जिस स्टैंड पर पड़ी है, उस स्टैंड का किसी एक पोल को वहां से घुमाकर वहीं पर वापस ले आए, तो ऐसा प्रोसेस हमें कितने चरणों में करना पड़ेगा, तो वहीं 3 चरणों में करना पड़ेगा। 3 पोल है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, एक पोल इधर है मान लो, एक पोल ये है, दूसरा पोल ये है और तीसरा पोल ये है। ये उस पानी की मटकी का क्या है, स्टैंड है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको मान लो इस पेन को यहां से यूं घुमा के वापस यहीं लाना है, तो टोटल कितने का हो गया, 360 डिग्री का। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको कितनी बार घुमाओगे, 3 बार घुमाएंगे। देखो ये पेन है, इसको मैं यूं घुमाऊं थोड़ा सा, ये लो इस पेन की जगह मार्कर आगे 120 घुमा दिया। एक बार फिर मैं इसको यूं घुमाऊंगा, ये मार्कर आ गया, फिर 120, एक बार फिर इसको मैं यूं घुमाऊंगा, फिर पेन अपनी जगह आ गया। तो मैं इस पेन को ऐसे घुमाकर इसको अपनी जगह 360 पे ला रहा हूं, लेकिन ये चेक भी कर रहा हूं कि बीच में कोई ज्यामिति सेम होती है क्या। तो जो 3 बंद यहाँ है उसको यहाँ घुमाने पर भी वहीं पर होंगे ना। इसका मतलब है कि अमोनिया अणु को हम 3 बार घुमा सकते हैं, लेकिन इस बार अपन ने बोर्ड पर नहीं घुमाया, उसको यूं घुमा के देखा है, तो टोटल 3 बार घुमा सकते हैं। इसका मतलब है कि अमोनिया में भी कौन सा होता है, C3 होता है। वाटर मोलिक्यूल लो H2O, तो H2O में देखो ऑक्सीजन पर लोन पेयर और सिग्मा बंद, तो लोन पेयर ऑक्सीजन पर 2, सिग्मा बंद 2, टोटल क्या हुआ 4 sp3। 2 + 2 से 4 होता है, उस sp3 की ज्यामिति होती है V शेप या मुड़ी हुई। तो मैं बना देता हूं संरचना। देखो ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये इस पर क्या लगे हैं, 2 लोन पेयर। इस हाइड्रोजन को HA और इसको क्या नाम देता हूं, HB। अब ये वाला ऑक्सीजन ध्यान रखना, यदि ये HA और HB ये दोनों बंद इस बोर्ड पर आप मानो, तो ऑक्सीजन पर जो 2 लोन पेयर लगे हैं, मान के चलो कि एक लोन पेयर तो है बोर्ड के आगे और एक लोन पेयर कहाँ है, बोर्ड के पीछे। तो हमने यहां से इन दोनों लोन पेयर दोनों कान को पकड़ के घुमाया, तो सबसे पहले इसका रोटेशन होगा 180 डिग्री पे। कैसे पता चला 180 डिग्री पे होगा, इधर देखो यहां पर है ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये चित्र बोर्ड पे बना रखा है। मैं कह रहा हूं कि एक लोन पेयर है इधर आगे और एक लोन पेयर कहाँ है, पीछे। तो इस बंद को यहां से 180 360 घुमा के वापस यहीं पे लाना है। इस HA को यहां से घुमा के यहीं लाना है, तो कितने चरणों में घूमेगा, तो देखो ये HA, ये कौन है, HB। सबसे पहले आपने इसको यूं घुमाया, 180 पर घुमा, इसके बाद आपने फिर इसको यूं घुमाया, 180 और 180 टोटल कितने हुए, 360 हुए। ये लो 180 पर घुमाने पर ये लोन पेयर
एच ए आ गया इधर, एच बी चला गया उधर। इमेजिन करके देखोगे तो पता चल जाएगा कि 180 घुमाने पर एच ए इधर और एच बी चला गया इधर। इसको फिर 180 घुमाया तो फिर एच ए इधर और एच बी इधर। तो टोटल हमने वाटर मॉलिक्यूल को कितनी बार घुमाया? 2 बार, 180 और 180। तो 2 बार घुमाने का मतलब है कि इसमें कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा? C2। जी हाँ, BF3 में था C3, NS3 में था C3, लेकिन अपन वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें कौन सा होगा? C2 होगा। चलो और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल के बाद मान लीजिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं किसी एल्कीन का। इसको मैं यूं घुमाऊंगा बोर्ड पे, यूं, ठीक है। इसको यूं घुमाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। sp2 का मतलब है कि ये बोर्ड पे बना हुआ है त्रिकोणीय समतलीय। इस हाइड्रोजन को नाम दे दिया HA, ये HB, ये HC, ये HD। इस HA को मैं यहां से 360 डिग्री का एक चक्कर घुमाऊंगा। चक्कर घुमाने के बाद देखेंगे कि बीच में ऐसी कोई संरचना बनती है क्या जो इसके जैसी दिखे। तो आप खुद सोच के देखो, ध्यान से समझना इस चीज को कि इसको यहां से घुमा के यहीं पे लाना है। टोटल कितना? 360 डिग्री। तो ऐसी कोई संरचना है क्या जो इसके जैसी दिखे? तो बिल्कुल है। ये HA यहां इम्पॉसिबल है। ऐसा मत सोचना कि घुमाने से HA इधर, HB इधर चला जाएगा, नहीं जाएगा। यदि मैं इस अणु को जो यूं है इसको पलटा मारूं ऐसे, जो अणु यूं है उसको ऐसे पलटा मारा तो HA ऊपर और HB नीचे, HD ऊपर और HC कहां जाएगा? नीचे। ऐसा तब होगा जब अणु को पलट देंगे, लेकिन यहाँ अपन पलटने की बात नहीं कर रहे। अणु को क्या करना है? घुमाना है। तो अणु को किस प्रकार घुमाओगे? यूं। तो देखो कैसे घूमेगा, जस्ट इमेजिन, सोच के देखो। ये HA आ जाएगा इधर, HC चला जाएगा इधर, HD आ जाएगा इधर, HB आ जाएगा इधर। ऐसे अणु घूमेगा। इसको मैंने यहां से यहां लाया, HA इधर, HC इधर। ये 180 डिग्री पर घुमा है। ये लीजिए 180 डिग्री। एक चक्कर में इसको और कटा दूंगा 180 डिग्री का। उस चक्र में क्या होगा? C डबल बॉन्ड C, ये HB वापस अपनी जगह, HA अपनी जगह, HC अपनी जगह, HD अपनी जगह। इसका मतलब है कि इसको HA को इसकी जगह थी वापस इसी की जगह लेके आ गई, लेकिन इसके लिए इसको एक फेरी देनी पड़ी 360 डिग्री की। उस फेरी में रास्ते में इसने यहाँ पर आराम किया था। इसका मतलब है कि वो फेरी कितने टुकड़ों में कंप्लीट की? 2 टुकड़ों में। तो बताओ कि इस एथीन में कौन सा एक्सिस माने? तो 2 बार इसमें इसने फेरियां पूरी की, तो हम इसमें क्या मानेंगे? C2 एक्सिस मानेंगे। बताओ दोस्तों, और एग्जाम्पल बताने की आवश्यकता होगी क्या? जी हाँ, और देख लीजिए आप एग्जाम्पल। किसी भी अणु को काटना आसान है लेकिन घुमाना आसान नहीं है। ये लीजिए बेंजीन ले ली। इसके मैं कार्बन को नाम दे रहा हूं, या इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगा है, देखो लगा ही देता हूं। 6 कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं बेंजीन में? 6 हाइड्रोजन। ये है A, इसको दिया B, C, D, E, F। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बेंजीन के सभी 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। इसका मतलब है कि ये ज्यामिति बोर्ड पे बनी है, बोर्ड के आगे और पीछे किसी भी प्रकार का बंध नहीं है। तो बताओ इस अणु को कैसे घुमाओगे? तो इस HA को यहीं से एक फेरी 360 डिग्री की देनी है। कितने टुकड़ों में घुमाएंगे? तो मेरे हिसाब से आप इसको 6 टुकड़ों में घुमाओ। HA को यहां लेके आ जाओ, देखो ध्यान से। मान लीजिए कि मैंने इस प्रकार से ये हाइड्रोजन वापस यहां लिख दिए, 60 डिग्री घुमाया, तो ये HA आ गया यहां, HB यहां, C यहां, D यहां, E यहां F आ चुका है। यानी HA ने यहां से शुरू किया, इसको वापस यहीं तक आना है। तो सबसे पहले इसने 60 डिग्री पर घूम के आराम कर लिया। अगली 60 डिग्री में HA यहां,
फिर 60 डिग्री में एच है यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, टोटल 360 होगा। लेकिन इसके लिए इसको 60 डिग्री पर टोटल 6 बार घुमाना पड़ेगा। तो बताओ बेंजीन में कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी? C6। कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी? C6। इसके अलावा भी आप और कुछ देखना चाहो तो साइक्लोब्यूटेन, तो साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोपेंटेन, कोई सा भी एग्जाम्पल लें। सोचना आपको यह है कि वो यौगिक 3D संरचना वाला है या 2D संरचना वाला है। 2D वाला है तो उसको बोर्ड पे घुमा दो, 3D वाला है उस स्थिति पर उसको बोर्ड पे घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसमें आपको मुझे नहीं लगता कि एग्जाम्पल बताने की आवश्यकता है। H2 हो गया, अमोनिया हो गया, BF3 हो गई, एक एल्कीन हो गई, इसके अलावा हमने एक अमोनिया ले लिया था। C2 का कोई एग्जाम्पल आप चाहो तो C2 का एग्जाम्पल देख सकते हो। 180 डिग्री पर अपन 2 बार घुमाएं तो वो एग्जाम्पल C2 का होता है। मान लीजिए कि जो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया था H2O वाला, तो उसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गई थी? C2। तो C2 का एग्जाम्पल हो गया, C3 का हो गया, C5 का हो गया, C6 का हो गया। यानी इस प्रकार अपन कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अपना उद्देश्य केवल समझना है, मैक्सिमम एग्जाम्पल को सोल्व करना नहीं है, वो तो आपको खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। चलो मैं अब तीसरा फैक्टर समझा रहा हूं। सममिति अक्ष के लिए हमने काफी टाइम ले लिया, मैं लास्ट टॉपिक पर आ रहा हूं, सममिति केंद्र। किसी भी अणु में कोई ऐसा काल्पनिक केंद्र इमेजिन कर सकते हो क्या जहां से समान समूह समान दूरी पर हो? ध्यान से सुनना, किसी भी अणु में ऐसा काल्पनिक तल इमेजिन करना है जहां से समान अणु समान दूरी पर हो। उस काल्पनिक बिंदु को क्या नाम देते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री। हिंदी में क्या कहते हैं? सममिति केंद्र। एग्जाम्पल दूं इसका, CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3, इधर लिया H, इधर ले लिया H, CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3, H, H। एग्जाम्पल जाना पहचाना है, आज ही लिया था हमने इसको, ब्यूट टू इन का एक तो है ट्रांस रूप, दूसरा कौन सा है? सिस रूप। तो ये बताओ कि इन दोनों में से सममिति तल किसमें उपस्थित होगा? जी हाँ, मैंने आपको सममिति तल पढ़ा दिया। अब आप सोच के बताओ कि दोनों में से सममिति तल किसमें उपस्थित है? बिल्कुल सही है, सिस रूप में होता है, बताया था ना। ट्रांस रूप में सममिति तल उपस्थित नहीं था। हमने देखा था कि टुकड़े तो बराबर होते हैं, लेकिन वो दोनों टुकड़े एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो रहे। अब मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। देखो, ये समान समूह, दोनों मेथिल समान है, ये समान, दोनों हाइड्रोजन समान है। तो दो समान समूह के बीच में इस प्रकार की एक लाइन बनानी है। ये दोनों समान, इनके बीच में इस प्रकार की एक लाइन बनानी है। अब अपन को क्या करना है कि जहां दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, वहां बिंदु को नाम देना है सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो मैं क्या कह रहा था कि वह काल्पनिक बिंदु जहां से समान समूह समान दूरी पर होते हैं, इसका मतलब है कि इसमें ये उपस्थित है सममिति केंद्र। देखो, ये समान, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, ये हाइड्रोजन समान, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन। तो बताओ, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती है क्या? नहीं काट रही। नहीं काट रही तो उसमें सममिति केंद्र क्या होगा? अनुपस्थित होगा। इसमें सममिति केंद्र उपस्थित है, तल अनुपस्थित है। उसमें तल उपस्थित है तो केंद्र क्या है? अनुपस्थित है। तो क्वेश्चन है कि दोनों में से प्रकाशिक समावयवता कौन देगा? सोच के बताओ तो क्या। मेरे हिसाब से तो इन दोनों में प्रकाशिक समावयवता कोई भी नहीं देगा, क्योंकि प्रकाशिक समावयवता के लिए सममिति तल, सममिति अक्ष और सममिति केंद्र तीनों के तीनों क्या होने चाहिए? अनुपस्थित। कोई भी एक उपस्थित हो जाए तो वो यौगिक एक किरेल हो जाता है। इसका मतलब है कि ये दोनों ही प्रकाशिक समावयवता देने लायक यौगिक नहीं है। चलो, अब अपन क्या करते हैं कि सममिति केंद्र के लिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तो मैं अगला एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं बेंजीन को। आप बताओ कि इसमें सममिति केंद्र होगा या नहीं होगा। वहीं ये ए कार्बन ये बी कार्बन कैसे दे दो, ये दोनों कार्बन ये दोनों कार्बन ये दोनों कार्बन, ये रहा बिंदु। ऐसा काल्पनिक बिंदु जहां से समान परमाणु या समान समूह समान दूरी पर होते हैं, तो ये दोनों समान दूरी पर, ये समान दूरी पर। इसका मतलब है कि बेंजीन में भी सममिति केंद्र क्या होता है, उपस्थित होता है। तो सममिति केंद्र में और भी अपन कोई एग्जाम्पल देखना चाहें, चलो एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता देता हूं। सी इधर ले लिया CH3, इधर ले लिया CH3, इधर ले लिया OH, इधर भी ले लिया OH, इधर ले लिया H, इधर ले लिया H। ये दोनों कार्बन sp3 संकरण वाले हैं, तीन तीन समूह लगे हैं जो कि सेम है। तो ध्यान से देखना, ये दोनों मेथिल, ये दोनों OH, ये इनको काटने वाली लाइन, ये दोनों हाइड्रोजन, इनको काटने वाली लाइन, यानी यहां पर एक ऐसा बिंदु मिल सकता है। हालांकि ये डायग्राम मैंने सही नहीं बनाया। डायग्राम में अपन को क्या करना है, इधर CH3 है तो इधर ही CH3 रखना था, इधर H है तो इधर H रखना था, इधर OH है तो इधर भी क्या रखना था, OH। अब दोनों कार्बन पर जो तीन तीन समूह लिए हैं, उन तीन तीन समूह को मिलाने वाली जो रेखा है वो यदि किसी एक बिंदु पर काटती है तब अपन उस बिंदु को सममिति केंद्र नाम दे सकते हैं। यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, ध्यान से देखना, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये। अब आप सोच रहे होंगे कि तीनों लाइनें एक दूसरे को काट ही नहीं रही है। तो काट इसलिए नहीं रही है क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि sp3 कार्बन है। इसके जो चार बंद हैं वो यहां हमने बोर्ड पे बना रखे हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। दो बंद बोर्ड पर है, एक बोर्ड के आगे एक पीछे है। तो मैं इसका यदि कोई मॉडल बनाऊं, इसकी कोई ज्यामिति बनाऊं, उसके बाद यदि लाइनें खींचूं तो बिल्कुल ये लाइनें दोनों एक दूसरे को काटेगी। यही सार्वभौमिक सत्य है, बोर्ड के अनुसार नहीं चलना अपन को। जहां 3D संरचना आती है वहां इमेजिन करनी है, इसीलिए तो इसका नाम स्टीरियो केमिस्ट्री है। जितना ज्यादा आप इमेजिन करोगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा एग्जाम्पल आप किताब से देखोगे, इतना टाइम हमने इसको दे दिया है सममिति तल, सममिति अक्ष और सममिति केंद्र को। तो देखो, प्रकाशिक समावयवता की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। डेफिनेशन के बाद अपन ने ध्रुवणमापी की चर्चा कर ली। हालांकि वो प्रायोगिक पार्ट था, लेकिन थोड़ा बहुत हमने उसमें देख लिया था। ध्रुवणमापी से संबंधित चीजें आपकी किताब में दे रखी हैं, प्रायोगिक चीजें, उसको आप खुद पढ़ लें। ज्यादा समझाने वाला उसमें पार्ट नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया था। प्रकाशिक समावयवता में थ्योरेटिकल पोर्शन यानी सैद्धांतिक चीजें वो अपन को विशेष तौर से देखनी थी। तो मैं आपको बता रहा था कि इसके लिए अपन को दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपण या अनध्यारोपण देखना है। बोर्ड पर किसी भी चित्र को देखकर आप नहीं बता सकते कि ये दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित है या अनध्यारोपित। इसके लिए आपको तीन चीजें चेक करनी पड़ेगी, तल, अक्ष और केंद्र। तल, अक्ष और केंद्र कैसे चेक करते हैं ये मैंने आपको तीनों आज बता दिए। अब अपन कल के वीडियो में क्या करेंगे कि प्रकाशिक समावयवता इसके समावयवी रूप कैसे बनते हैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये यौगिक हैं CH3, CBr, Cl, H, CH3, COH, H, OH। ये किरेल केंद्र वाले यौगिक हैं, यानी ये कार्बन असममित है, ये कार्बन असममित है। चार समूह समान ए समान, इसमें भी चारों समूह क्या है, ए समान। इसका मतलब है कि कार्बन से जुड़े चार समूह अलग अलग हैं, तो उस कार्बन को क्या नाम दिया, किरेल केंद्र। इससे कार्बन प्रकाशिक समावयवता देंगे, क्योंकि इसमें सममिति के तीनों तत्व हमें अनुपस्थित मिलेंगे। ये यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अनध्यारोपित होंगे। इनका एक रूप डेक्सो रोटेटरी, जबकि दूसरा रूप क्या होगा, लिवो रोटेटरी। इसी साल 12th के पेपर में आपके एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा एमिनो अम्ल बताओ जो प्रकाशिक अक्रिय होता है। उस क्वेश्चन का आंसर था ग्लाइसिन। जिनको मैंने पढ़ाया था क्वेश्चन डेफिनेटली सही करके आए थे, ये हैं ग्लाइसिन।
इसमें देखो कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कौन सा है, तो ये है। उसी में अपन को चेक करना पड़ता है प्रकाशिक समावयवता। इस कार्बन में चेक नहीं करते क्योंकि ये तो sp2 वाला है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये CH2, इधर लगाए NH2, इधर लगाए COOH। बताओ ये कार्बन कीरेल कार्बन है क्या? नहीं है। ये दो हाइड्रोजन सेम हो गए तो ये प्रकाशिक समावयवता नहीं देता। तो जो प्रकाशिक समावयवता नहीं देगा वो प्रकाशिक अक्रिय, और जो प्रकाशिक समावयवता देता है वो प्रकाशिक सक्रिय। किसी भी यौगिक में यदि हमें एक कार्बन ऐसा मिल जाता है जो कि कीरेल है तो वो यौगिक प्रकाशिक समावयवता देता है। एक कीरेल केंद्र वाले यौगिकों में कोई समस्या है नहीं। कल जो अपना टॉपिक होगा वो होगा दो कीरेल केंद्र वाले कार्बनिक यौगिक। हमें देखना है कि दो कीरेल केंद्र में मेसोरूप क्या होता है, प्रतिबिंब समावयवी क्या होते हैं, विवरिम समावयवी क्या होता है, यानी स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, डाई स्टीरियोमर, ये सारी चीजें अपन को उसमें पढ़नी पड़ेगी। कहाँ पर आंतरिक प्रतिकार होता है, कहाँ बाह्य प्रतिकार होता है, रेसिमिक मिश्रण कैसे बनता है, ये सारी चीजें मैं कल के वीडियो में लाऊंगा। आज तक जो अपन ने पढ़ा है उसको आप किताब से या किसी नोट्स गाइड से जरूर देखें, एग्जाम्पल को समझें। पार्ट 8 है वो अपन कल पढ़ेंगे। और बाकी जो आप लोगों ने चैनल को इतना प्यार दिया है, इतने सब्सक्राइब किए हैं, जो व्यूज मिले हैं उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आप सभी का प्यार यूं ही बना रहे तो मेरा कॉन्फिडेंस है वो हमेशा बना रहेगा। जी हाँ, कल अपन फिर से मिलते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।